जितना आप सोचते हैं आपको उससे भी ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। देखिए कंपटीशन का ज़माना है और सामने वाला जो है वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। देखिए जो मेहनत करेगा वही सफल होगा और मेहनत कितना करना है, सामने वाले से ज़्यादा मेहनत करना है। क्योंकि देखिए प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा है, अगर 1000 सीटों की वैकेंसी आती है तो उस पे लाखों फॉर्म भर जाते हैं और सफल वही व्यक्ति होता है जो निरंतर दिन रात बैठ के पढ़ाई कर रहा है, कोशिश कर रहा है सफल होने के लिए। तो कोशिश करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 11 सितंबर के करंट अफेयर पे। और देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर से उठ के। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए तिथि आपकी है 8 सितंबर। और दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य में स्थित इडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन हो गया। तो देखिए केशवानंद भारती का जो ये इडनीर मठ था ये केरल राज्य में स्थित है। और तीसरा था कि हाल ही में किस ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक का निधन हो गया जिनकी पहली फीचर फिल्म थी क्लोजली वॉच्ड ट्रेन्स। ठीक है, तो इसने जो है 1968 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। तो देखिए ये ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक थे आपके जीरी मेंजेल। और चौथा था कि हाल ही में किस देश ने G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। तो देखिए ये देश आपका है सऊदी अरब। और पांचवा था कि हाल ही में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई। तो देखिए इस रिपोर्ट को जारी किया वेंकैया नायडू ने, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। और देखिए इस रिपोर्ट को मैंने परसों बहुत ही डिटेल में बताया था, तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालेगा। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बनाए गए हैं परेश रावल। ये कौन है, आपने देखा होगा इनको। ये भारत के बहुत ही कहा जाए तो उम्दा फिल्म अभिनेता हैं। ठीक है, और बाबू भैया के नाम से आप इनको जानते भी होंगे। तो जो आपके परेश रावल हैं इनको बनाया गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन। देखिए जो आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ये आपका दिल्ली में स्थित है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। और ये जो है दिल्ली में स्थित दुनिया के सबसे अग्रणी थिएटर प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है। और देखिए भारत में अपनी तरह का ये एकमात्र संस्थान है, कौन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है थिएटर के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको। ठीक है, और आपको बता दूं जो आपका ये संगीत नाटक अकादमी था। ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को 1959 में अपनी इकाई के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन आगे चलकर 1975 में जो आपका ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ये एक स्वतंत्र संस्था बन गई और इसने एक स्वायत्त संगठन का दर्जा प्राप्त कर लिया। तब से जो आपका 1975 है, ठीक है, तो 1975 के बाद से ये एक स्वायत्त संस्था बन गई, कौन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। ये आपका दिल्ली में स्थित है और हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन परेश रावल जी बनाए गए हैं। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। याद रखिएगा कि वर्ष 2021, देखिए वर्ष भी याद रखना है, वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप नामित हुए हैं। और क्यों नामित हुए हैं मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए जो आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं इनको वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इसलिए नामित किया गया है क्योंकि इन्होंने हाल ही में इसराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात के शांति समझौते की मध्यस्थता की थी। मैंने आपको बताया भी था डेली करंट अफेयर में। और देखिए जो आपके डोनाल्ड ट्रंप है ये पहली बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित नहीं हुए हैं। ये इससे पहले 2018 में भी नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए नामित हो चुके हैं। देखिए वर्ष 2018 में इन्होंने उत्तर कोरिया के जो नेता थे किम जोंग उन, उनके साथ अपनी इन्होंने जो है सिंगापुर में एक शिखर वार्ता की थी। और इन्होंने कहा था उत्तर कोरिया से कि भाई आप जो अपना परमाणु परीक्षण वगैरह है इसको बंद करो और शांति से जियो और सबको शांति से जीने दो। ठीक है, तो इस शिखर सम्मेलन के बाद इसीलिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार 2018 के लिए भी नामित किया गया था। लेकिन दुख की बात ये इनके लिए है, हमारे लिए तो नहीं है। इनके लिए दुख की बात है कि इनको 2018 में नोबेल का शांति पुरस्कार नहीं मिला।
इनको अब फिर से एक बार 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए अभी हाल ही में बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है। तो देखिए जो कोई युवराज सिंह है ये फिर से एक बार क्रिकेट खेलना चाहते हैं और इन्होंने कहा है कि हम मतलब बीसीसीआई को चिट्ठी लिखा है और कहा है कि मैं फिर से क्रिकेट खेलना चाहता हूं और मेरे संन्यास को तोड़ दिया जाए। देखिए युवराज सिंह ने जो है पिछले साल 2019 में जून महीने में जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था और युवराज सिंह जो है 2017 में इन्होंने आखिरी बार जो है क्रिकेट खेला था भारत के लिए, ठीक है। और युवराज सिंह जो है देखिए संन्यास लेने के बाद इन्होंने फिर कनाडा के 2020 लीग और T10 लीग में जो है हिस्सा लिया था। और जो आपके युवराज सिंह है देखिए आपको इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने अब तक भारत के लिए 304 वनडे मैच, 40 टेस्ट मैच और 58 T20 मैच खेले हैं। तो इन्होंने 2019 में रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन इन्होंने अभी हाल ही में एक नया अनोखा काम कर दिया है। इन्होंने बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, उनसे अनुरोध किया है कि इनका जो संन्यास है ये तोड़ दिया जाए और इनको एक बार फिर से अवसर दिया जाए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितनी फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है। तो देखिए जो अमेरिका की कंपनी सिल्वर लेक है इसने भी हाल ही में रिलायंस रिटेल में कुल 1.75% हिस्सेदारी खरीदी है। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा रिलायंस जियो की बात नहीं कर रहे हैं हम, रिलायंस रिटेल की बात कर रहे हैं। और रिटेल की बात हो रही तो आपको एक अपडेट बता दूं, देखिए पिछले सप्ताह की बात है जो आपका फ्यूचर समूह है जिसका आपने देखा होगा बिग बाजार, ठीक है। तो बिग बाजार जो है वो फ्यूचर ग्रुप का है। तो रिलायंस ने भी हाल ही में बिग बाजार को खरीद लिया था और जो आपका ये फ्यूचर समूह है तो इसका जो खुदरा एवं लॉजिस्टिक कारोबार है इसको खरीदा था रिलायंस ने कुल 24,713 करोड़ रुपए में, ठीक है। तो 24,713 करोड़ रुपए में फ्यूचर समूह के बिग बाजार का जो है अधिग्रहण कर लिया था रिलायंस ने। और देखिए जो आपकी अमेरिका की कंपनी ये सिल्वर लेक है इसने जो है रिलायंस जियो में भी निवेश किया था इसके पहले। देखिए सिल्वर लेक ने रिलायंस की टेक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में कुल 10,200 करोड़ रुपए का निवेश किया था इससे पहले, तो डबल निवेश हो गया इसका रिलायंस में। पांचवा प्रश्न है कि प्लेयर्स स्पॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो देखिए प्लेयर्स स्पॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंथना, ठीक है। इन दोनों को बनाया गया है प्लेयर्स स्पॉट का नया ब्रांड एम्बेसडर। देखिए जो आपका ये प्लेयर स्पॉट है ये एक फैंटेसी स्पोर्टिंग गेमिंग ऐप है जो कि अपने यूजर्स को फैंटेसी क्रिकेट खेलने में सक्षम बनाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। और छठा प्रश्न कि हाल ही में भारत ने पहली बार किन दो देशों के साथ मिलकर वर्चुअल त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया। तो देखिए भारत ने भी हाल ही में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर जो है एक त्रिपक्षीय वार्ता का वर्चुअल आयोजन किया था। ये अपडेट याद रखना है, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जब ये त्रिपक्षीय वार्ता वाली बैठक हुई थी तो इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने की और यूरोप फ्रांसीसी मंत्रालय और विदेश मंत्रालयों के जो महासचिव है इनका नाम है फ्रांसवा डेल्ट्रे, ठीक है। तो इन्होंने और साथ में ऑस्ट्रेलियाई विदेश विभाग और व्यापार सचिव जो थे फ्रांसिस एडमसन, ठीक है। तो इन तीनों ने जो है इसमें अपने अपने देशों की तरफ से पार्टिसिपेट किया था इस वर्चुअल त्रिपक्षीय वार्ता में। तो याद रखिएगा कि भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर अभी में इन तीनों देशों ने मिलकर जो है पहली बार एक त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया था, वो भी वर्चुअल। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नाम का एक नया ऋण योजना शुरू किया है। तो देखिए जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसने हाल ही में सफल नाम का जो है एक नया ऋण योजना स्टार्ट किया है जैविक कपास उत्पादकों के लिए। देखिए कपास का यूज इसमें होता है कपड़े बनाने में, बेडशीट वगैरह जो होती हैं, ठीक है। तो कपास मतलब कॉटन, कपास को अंग्रेजी में हम कॉटन कहते हैं, ठीक है। देखिए जो आपका ये सफल नामक ऋण योजना है तो सफल का पूरा नाम है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, ठीक है। और ये जो आपका सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन यानी कि सफल है ये मुख्य रूप से जैविक कपास उगाने वाले किसानों पर केंद्रित होगी जिन्होंने पहले कभी भी लोन नहीं लिया है, इनको इंस्टेंट लोन दिया जाएगा इस सफल नामक नए ऋण योजना के तहत। किसके द्वारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। इसका मुख्यालय आपका स्थित है महाराष्ट्र के मुंबई में। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का उद्घाटन किया। तो देखिए भारत की जो दूसरी और दक्षिण भारत की जो पहली किसान रेल है इसका उद्घाटन जगन मोहन रेड्डी ने किया है। जगन मोहन रेड्डी कौन है? देखिए ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य के जो है मुख्यमंत्री हैं।
देखिए आपको एक अपडेट बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मतलब 2 पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, ये दोनों समझ लीजिए आपके आगामी परीक्षा में पेपर में छपे मिलेंगे। देखिए जो भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की जो पहली किसान रेल है, ये आपकी चलाई गई कहाँ से? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर के बीच में। और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में जगन मोहन रेड्डी ने किया, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत की जो दूसरी और दक्षिण भारत की जो पहली किसान रेल है, ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के बीच चलाएगी। और सवाल ये उठता है कि भारत की जो पहली किसान रेल है, ये किन दो स्थानों के बीच में चलाई गई थी? देखिए 7 अगस्त की तारीख को जो पहली किसान रेल है, ये महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच में चलाया गया था। याद रखिएगा, भारत का जो पहला किसान रेल है, ये 7 अगस्त 2020 को जो आपका महाराष्ट्र का देवलाली है और बिहार का दानापुर है, इन दोनों स्थानों के बीच में चलाया गया था। ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये दोनों प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। नवा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के सशस्त्र बलों और किस देश के आत्मरक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए भारत ने हाल ही में जापान के जो सशस्त्र बल हैं, ठीक है, उनके साथ भारत के सशस्त्र बलों के बीच जो है आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और ये समझौता द्विपक्षीय प्रशिक्षण गतिविधियों, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, मानवतावादी अंतर्राष्ट्रीय राहत और पारस्परिक रूप से सहमत अन्य गतिविधियों में संलग्न रहते हुए आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान में भारत और जापान के सशस्त्र बलों के बीच घनिष्ठ सहयोग के लिए सक्षम ढांचा जो है स्थापित करेगा। तो इस समझौते के बारे में बनाए रखिएगा दिमाग में ये डिटेल्स। ठीक है, और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का लक्ष्य 2024-25 तक जो है मछली उत्पादन को कितने लाख टन बढ़ाना है? तो देखिए ये टारगेट रखा गया है 70 लाख टन का। फिर से सुनिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है। और देखिए इस योजना का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 तक मछली के उत्पादन को 70 लाख टन बढ़ाना। और इसका टारगेट है जो मछुआरे हैं उनकी आय दोगुनी करना। और देखिए आप बता दूं, इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने कुछ और भी काम किए। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है इन्होंने इसके अतिरिक्त नीली क्रांति के तहत जो आपका मधेपुरा है, मधेपुरा में फिश फील्ड मिल के एक इकाई और पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाइयों का उद्घाटन किया। और इस योजना के साथ इन्होंने पीएम ई गोपाला एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया। तो बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की इन्होंने। और 11वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना शुरू की गई है? तो देखिए इन दोनों योजनाओं को आंध्र प्रदेश राज्य में स्टार्ट किया गया है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। देखिए जिन योजनाओं के नाम के आगे YSR लगा हो, आप समझ जाया कीजिए कि ये आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। ठीक है, तो आज से याद रखिएगा, जिन भी योजनाओं के नाम के आगे YSR लिखा मिलेगा वो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की योजना है। देखिए जो आपकी ये दोनों योजना इनके बारे में जान लीजिए। ठीक है, जो आपका ये YSR संपूर्ण पोषण योजना है, तो इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मैदानी इलाकों को कवर किया जाएगा। जबकि जो आपका YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना है, तो इसमें आंध्र प्रदेश राज्य के 77 आदिवासी क्षेत्रों के 8,320 आंगनबाड़ी केंद्रों को विशेष रूप से पौष्टिक भोजन की आपूर्ति की जाएगी। और देखिए इन दोनों योजनाओं से लगभग 30.16 लाख महिलाएं, माताएं और बच्चे जो है लाभान्वित होंगे। तो इन दोनों योजनाओं के बारे में रखिएगा, इसको आंध्र प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट किया है। 12वां प्रश्न की पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन किस तिथि को किया गया था? तो देखिए जो आपका पहला वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट है, इसका आयोजन किया गया था 8 सितंबर 2020 को। ये डेट याद रखिएगा क्योंकि ये पहला जो है वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट था। देखिए जो आपका ये पहला वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट था, इसका आयोजन 8 सितंबर 2020 को वर्चुअल मोड में किया गया था, यानी कि ऑनलाइन किया गया था। सबने इसमें ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया था। और देखिए इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और इस समिट में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर माइकल स्टेनली विटिंगम ने भी जो है मुख्य भाषण प्रस्तुत किया था। तो ये सारे फैक्ट नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज के क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है? आंसर बताइए। दूसरा कि भारत निम्न में से किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीकी पर काम कर रहा है? उत्तर बताइए।
तीसरा कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? उत्तर बताइए। और चौथा कि निम्न में से कौन सी टीम आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई है? आंसर बताइए। और पांचवा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? उत्तर बताइए। अगर नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और सभी लोग बताइए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है ये किस लिए दिया जाता है, ठीक है, और कब से दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट साथ। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।